हेलो गाइस, माय नेम इज़ अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। सो आज की वीडियो जो है वो हमारी एक डिटेल समरी है जिस बुक का नाम है द अल्केमिस्ट एंड जिसके राइटर हैं पाउलो कोएल्हो। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बुक हमारे सपनों के बारे में बताती है कि हमें किस तरीके से अपने दिल की बात को सुनकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। यार, जो भी इस दुनिया में आया है ना, वो किसी न किसी मकसद से आया है और उस मकसद को पूरा किए बिना यहाँ से जाना बेकार ही है ना। एंड ये बुक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है कि अपने सपनों को किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं। भले इस बुक की तरह हम लोगों को खजाना नहीं ढूंढना, पर हमारे जो अंदर खजाना है ना, बस उसको पहचानने की देर है। तो चलिए इस खूबसूरत बुक को शुरू करते हैं। एंड हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए ना प्लीज, एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम सैंटियागो होता है। उसको दुनिया घूमने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जगह जगह पर जाना, नई नई चीजें देखना, नए नए लोगों से मिलना। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो एक पादरी बने। वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो चाहते थे कि वो पादरी बनेगा तो उन सब की भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। इसीलिए वो उसको डेली स्कूल भेजते थे और वो वहाँ पर दर्शन शास्त्र से लेके सारी बुक्स पढ़ता था। पर सैंटियागो को तो दुनिया घूमनी थी। उसने अपने पिता से कहा कि वो दुनिया घूमना चाहता है, नए लोगों से मिलना चाहता है, नई नई जगह जाना चाहता है। वो पादरी नहीं बनना चाहता। उसके पिता कहते हैं कि दुनिया घूमने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और हम इतने अमीर नहीं है कि हम तुम्हें आसानी से दुनिया घुमा सके। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम गडरिया बन जाओ। एक बार जब उसके पिता खेतों में काम कर रहे थे तो उन्हें 2 सिक्के मिले थे सोने के। तो वो उस लड़के को देते हैं, कहते हैं मेरे पास और तो कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, इसी को मेरी विरासत समझ के रख लो और इससे कुछ भेड़ें खरीद लेना ताकि तुम अपनी गडरिया की जिंदगी की नई शुरुआत कर सको। और फिर वो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। इसी बहाने वो नई नई जगहों में घूमता है, नए नए लोगों से मिलता है और कुछ पैसे भी कमा लेता है अपने भेड़ों की ऊन उतरवा कर। और उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। उसका वो 2 तरीके से यूज करता है, पहले तो उसे पढ़ने के लिए एंड दूसरा उसका सिरहाना बनाने के लिए, ताकि रात में वो आराम से सिर के नीचे रखकर सो सके। वो उस पल को याद करता है जब वो एंडालुसिया प्रदेश गया था भेड़ की ऊन उतरवाने। तब वहाँ पे एक व्यापारी की लड़की से मिला था जिसके पापा ने ही उसके भेड़ों की ऊन उतारी थी। वो लड़की उसको बहुत ज्यादा पसंद आई थी। उसने अपनी गडरिया बनने की सारी कहानियां भी उसको सुनाई थी कि वो किस तरीके से पढ़ना जानता है, क्योंकि बहुत से गडेरियों को पढ़ना नहीं आता, वो सिर्फ भेड़े ही चराते हैं। पर वो तो स्कूल गया होता है ना, तो वो उसको इम्प्रेस करने के लिए सारी कहानियां सुनाता है। तो अब वो बहुत खुश होता है कि वो दोबारा उस लड़की से मिलेगा, उससे बहुत सारी बातें करेगा और भेड़ों की ऊन भी निकलवाएगा। वो ये सोचता है शायद अब तो उस लड़की की शादी भी हो गई होगी। कौन सा बाप एक ऐसे लड़के से शादी करेगा जो भेड़ चराता है। वो सोचता है किसी दिन मैं इतना अमीर बन जाऊंगा कि मेरे पास भेड़ों का एक बड़ा सा रेवाड़ होगा, तो वो आसानी से अपनी बेटी का हाथ मुझे दे सकते हैं। अपनी भेड़ों को चर्च में बंधवा देता है और बाहर एक पेड़ के पास सोता है। वो सपना वो दोबारा देखता है कि एक छोटी सी लड़की उसको रेगिस्तान में पिरामिडों के पास ले जाती है और बताती है यहाँ पर बहुत ज्यादा खजाना है। जैसे ही वो उस खजाने की तरफ आगे बढ़ता है तो उसकी आँख खुल जाती है। ये सपना वो 2 बार देख चुका होता है। फिर वो एक बुढ़िया से मिलता है जो उसको वो कमरे में ले जाती है और उसके हाथों को ध्यान से देखती है। वो बोलती है क्या तुम अपने सपने का मतलब जानना चाहते हो? वो बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बोलता है एक सपना है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है और मैं इस सपने को 2 बार देख चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं उस खजाने की तरफ आगे बढ़ता हूँ तो मेरी आँख खुल जाती है। वो महिला जो सपनों के अर्थ बताती है वो बोलती है कि मैं तुम्हें इसका अर्थ बता दूंगी, पर लेकिन तुम्हें उस खजाने का 10वां भाग मुझे देना होगा, तभी मैं बताऊंगी कि वो खजाना कहाँ मिलेगा। सैंटियागो ये सोचता है अच्छा हुआ ये बाद में पैसे लेगी, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे इसे देने के लिए, अच्छा है फ्री में ही काम हो जाएगा। तो वो सपने देखने वाली महिला बताती है कि ये खजाना तुम्हें रेगिस्तान में पिरामिडों के पास मिलेगा। वो बोलता है ये तो मुझे पता है, तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? वो बोलती है मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, अगर तुम्हें अपना सपना पूरा करना है तो तुम्हें वहाँ तक जाना ही होगा। वो लड़का वहाँ से निराश होकर निकल आता है। फिर उसे याद आता है कि उसको बहुत सारे काम निपटाने हैं। वो कुछ खाता पीता है और वो अपनी किताब को भी बदलता है एक मोटी सी किताब में, ताकि सफर भी अच्छा कटे और रात में सिरहाने का काम भी करे। सूरज डूबने लगा और वो सोचने लगा कि 3 दिन बाद मैं फिर से उस व्यापारी की बेटी से मिलूंगा, कितना खुश होऊंगा मैं उसे देखकर और उसको नई नई कहानियाँ सुनाऊंगा। उसने अपनी भेड़ों को फिर से उस गाँव में एक दोस्त के घर पर
खुलवा दिया और एक चौराहे पर किताब को लेकर बैठ गया। वो ये सोच रहा था कि सब ये सोच रहे होंगे कि वो किताब पढ़ रहा है, लेकिन असल में तो वो उस व्यापारी की बेटी के ख्यालों में खोया हुआ था। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ जाता है। वो उससे बोलता है कुछ पीने को मिलेगा। सैंटियागो ने जो मदिरा खरीदी होती है वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है बूढ़ा आदमी उसको पी लेता है। कहता है वाह, इसका स्वाद तो बहुत ही लजीज है। वो बूढ़ा आदमी उससे बात करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन लड़के को उस टाइम उससे बात करने की कोई दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि वो उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ होता है। वो लड़के से पूछता है कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो। लड़के का तो मन नहीं था बात करने का, लेकिन वो उससे कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको सिखाया है कि हमेशा बड़ों का आदर करना। तो वो उस बुक को दिखाता है कि ये है, तो बोलता है वाह, ये बुक तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लड़का सोचता है इस बुक को पढ़ने की मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस बुक को पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लगता है इस बूढ़े आदमी ने इस बुक को पढ़ा हुआ है। वो बूढ़ा आदमी इधर उधर करके उस बुक को देखता है और बताता है कि ये बुक बहुत ही ज्यादा मजेदार है, पर तुम्हें थोड़ा सा इसे समझने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। ये किताब तो बहुत ही बेचैन कर देने वाली है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है इस किताब में बहुत ही अच्छी बात कही गई है, हर कोई अपनी नियति को खुद ही ढूंढता है और अतः सभी लोग इसी बात पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा। वो लड़का पूछता है विश्व का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है विश्व का सबसे बड़ा झूठ यही है कि सब लोग यही सोचते हैं कि हम अपनी नियति पर नियंत्रण नहीं कर सकते और सब कुछ अपने भाग पर छोड़ देते हैं, और यही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लड़का बोलता है मैंने तो अपनी नियति को खुद बदला है। मेरे पिता मुझे पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने अपना सपना चुना, अपनी नियति खुद चुनी, और मैं देखो गडरिया बना और जगह जगह घूमता हूँ और अपना सपना भी पूरा कर रहा हूँ। बातों ही बात में लड़के के मुंह से अपने सपने वाली बात निकल जाती है। वो ये सोचता है कि उस बुढ़िया ने तो पैसे नहीं लिए, कहीं ये उसका पति तो नहीं है जो मुझसे पैसे हड़पना चाहता है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें खजाने का रास्ता बता दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। लड़का उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाला होता है तभी ये बूढ़ा आदमी एक छड़ी निकालता है और रेत में कुछ लिखना शुरू कर देता है। वहाँ पर उसकी छाती से इतनी जोर की चमक चमकती है कि उसकी आंखें भी झुटपुटा जाती हैं। वो ये समझ नहीं पाता कि ये चमक है किस चीज की। थोड़ी ही देर बाद वो चमक बंद हो जाती है। तो वो लड़का उस बूढ़े आदमी से पूछता है आप हो कौन। तब वो बोलता है मैं स्लेम का बादशाह हूँ। वो बोलता है आप बादशाह हो स्लेम का। उसने कभी भी स्लेम का नाम नहीं सुना होता है, लेकिन वो ये नहीं दिखाना चाहता कि उसने स्लेम का नाम नहीं सुना, ताकि उसकी कहीं बेइज्जती ना हो जाए। वो ये कहता है कि एक बादशाह मुझसे भला क्यों बात करने आएगा, वो मुझसे ऐसा क्या चाहता है। वो बादशाह बोलता है कि क्यों, एक गडरिये से बादशाह बात नहीं कर सकता क्या। वो बोलता है आप बादशाह होकर पर मुझसे मिलने क्यों आए हैं। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी नियति बताने आया हूँ। वो बोलता है नियति वो क्या होती है। वो बूढ़ा बादशाह कहता है वही चीज जो आप हमेशा से पाना चाहते हो, और हर कोई इंसान जानता है कि उसकी नियति क्या है, और यही सबसे अच्छा समय होता है अपने सपनों को पूरा करना। के अंदर इतनी ऊर्जा आती है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। वो बूढ़ा बादशाह बोलता है कि तुम सच में अगर अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो ना, तो ये पूरी दुनिया आपकी मदद करती है उसको पाने में। वो बादशाह उसको बहुत सी चीजें समझाता है और उसको 2 पत्थर देता है, उदीम और मुदीम। वो कहता है कि ये शगुन के पत्थर हैं। जब भी तुम्हें अपनी जिंदगी में ये लगे कि तुम अपनी नियति से पीछे हट रहे हो, तो इनसे जरूर पूछना, ये तुम्हें अच्छे शगुन ही बताएंगी। वो बोलता है तुमने जो सपना देखा है उसको पूरा करने के लिए तुम्हें मिस्र में पिरामिडों के पास जरूर जाना चाहिए, वहीं तुम्हें खजाना मिलेगा। कल सुबह तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे देना, और बाकी भेड़ों को तुम बेचकर पैसा लेकर तुम आराम से मिस्र जा सकते हो। बूढ़े बादशाह के जाने के बाद फिर से वो इस किताब को पढ़ने लगता है, पर उसका पूरा ध्यान उस बूढ़े बादशाह की कई कई बातों पर होता है। वह सोचता है क्या वह सच में अपनी भेड़ों को बेच दे। वो उन भेड़ों को कैसे बेच सकता है जो उसके सहारे चलती हैं, जो उसको रास्ता दिखाती हैं, जो उसको बहुत कुछ सिखाती हैं। फिर वो ये सोचता है कि भेड़ों को तो कुछ मतलब नहीं होता, उन्हें बस खाने और पीने और सोने से ही मतलब होता है, वो शायद मुझे उतना याद नहीं करेंगी। वो सोचता है अगर बूढ़े बादशाह की बात सही है और मेरा सपना सही है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरी नियति मुझे बुला रही है। अगले दिन वह बूढ़े बादशाह को अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे देता है और बाकी भेड़े अपने उसी दोस्त को बेच देता है जहाँ पर उसने अपनी भेड़े रात को छोड़ी हुई थी। और बूढ़ा बादशाह लड़के को अलविदा कहते हुए उसके सिर पर कुछ अजीब से शगनों के निशान बनाता है और उससे अलविदा लेता है। सैंटियागो अपने आगे का सफर शुरू करता है और वो अफ्रीका पहुंचता है। वहाँ पर वो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ देखता है, नए नए लोगों को देखता है और वहाँ की भाषा भी उसको
उसको समझ में नहीं आती है। फिर वहाँ पर एक स्पेनी भाषा में एक नवयुवक बोलता है कि तुम कौन हो। लड़का सोचता है चलो कोई तो ऐसा मिला जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो मेरी भाषा को समझ सकता है। वो शराब खाने में बैठते हैं और वो लड़का कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। सैंटियागो बोलता है कि हाँ मेरे लिए थोड़ी सी शराब मंगा देना, क्योंकि मुझे यहाँ की चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर उस लड़के ने पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो सैंटियागो ने कहा कि वो पिरामिडों के पास जाना चाहता है। उसके मुंह से बस खजाने की बात निकलने ही वाली थी कि उसने अपना मुंह बंद कर लिया और फिर कुछ नहीं बोला। वो बोलता है कि मैं चाहूंगा कि तुम मुझे पिरामिडों के पास ले जाओ, वहाँ पर मुझे गाइड करो। सैंटियागो बोलता है अगर तुम मुझे गाइड करोगे तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं तुम्हें आराम से डेली पैसे दे सकता हूँ। वो ध्यान देता है कि शराब खाने का मालिक ये सब बातें सुन रहा होता है और वो बहुत ही घूर के उनको देख रहा होता है और इसी चक्कर में उनकी लड़ाई भी हो जाती है। वो नवयुवक बोलता है चलो मैं तुम्हें अगली सुबह ले जाऊंगा और वहाँ से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। फिर अगली सुबह जब वो नवयुवक उसको मिलता है तो वो सैंटियागो से कहता है लाओ ये पैसों की थैली मुझे दे दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ बना के उनके पैसे ठक्कर चले जाते हैं। जब वो बाजार में जा रहे होते तो वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो सैंटियागो की नजर एक तलवार पर जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत तलवार होती है। बट वो बराबर ये भी ध्यान रखता है कि कहीं वो नवयुवक उसके पैसे लेकर भाग ना जाए। जैसे ही उसका ध्यान कुछ ज्यादा ही तलवार में जाता है, वो इधर उधर देखता है तो उसको वो नवयुवक कहीं नहीं दिखाई देता और ना ही वो पैसों का थैला जो उसने उसको दिया था। अब सैंटियागो के पास कुछ भी नहीं बचता और उसके झोले में कुछ भी नहीं रहता है। वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। वो रात तक वहीं उसी मार्केट में खड़ा रहता है। अब तो सब लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद कर दी होती हैं, कहीं उजाला तक नहीं होता है, सिर्फ चांद की रोशनी होती है। वो खुद को बहुत ही ज्यादा हारा हुआ महसूस करता है। वो कहता है अब तो मैं अपनी भेड़ों के पास भी नहीं जा सकता, दोबारा से अपने देश में भी नहीं लौट सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उस बूढ़े बादशाह की और उस औरत की बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया। वो बहुत ही बुरी तरीके से हिम्मत हार चुका होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद सोचता है कि इस घटना के सिर्फ दो ही पहलू हैं, या तो मैं ये समझ लूं कि कोई मुझे ठक्कर चला गया, या फिर मैं ये समझूं कि मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ और चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए मैं उन सब का सामना करूंगा। और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है और ना ही पैसे होते हैं। उसके थैले में उदीम और मुतीन के अलावा कुछ नहीं होता है। छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा पड़ा होता है, उसे ही खाकर रोते रोते सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सब लोग अपनी मार्केट में दुकानें खोलने की तैयारी करते हैं। एक मिठाई वाला उसको जगाता है। वो उस मिठाई वाले के पास जाता है। उसको भाषा तो नहीं आती वहाँ की, उसको देखता है तो मिठाई वाला सबसे पहली मिठाई बनाकर उसको देता है। वो उसको खाता है और फिर आगे बढ़ता है। लड़का ये सोचता है जरूर ऐसी कोई ना कोई भाषा जरूर होगी जिसको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। लड़के ने सोचा ऐसा तो वो अपनी भेड़ों के साथ भी करता था। वो उनसे जो भी कहता था वो उसकी सारी बात मानती थी और वो भी उनकी बिना कुछ बात कहे उनकी सारी बातों को समझता था। एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी थी, वहाँ पर एक शीशे की दुकान थी। वहाँ पे हर तरीके के शीशे की चीजें बनती थी। वो उस दुकान के पास जाता है जिस पे लिखा होता है यहाँ पर हर तरीके की भाषा बोली जाती है। वो उस काउंटर पे खड़े पीछे आदमी को देखता है। पहले उसकी दुकान बहुत ज्यादा चलती थी, लेकिन पहाड़ी की वजह से अब वहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं, क्योंकि इतनी ऊंची पहाड़ी कोई नहीं चढ़ना चाहता। तो उस दुकानदार की ज्यादा बिक्री भी नहीं होती थी। सैंटियागो दुकानदार से कहता है मैं आपके इस कांच को साफ कर दूं, इस पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई है और इसे देखकर तो यहाँ कोई भी नहीं खरीदने आएगा। वो दुकानदार उसको कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता। वो बोलता है कि बदले में आप मुझे बस थोड़ा सा भोजन दे देना। वो अपनी जैकेट निकालता है और कहता है इसने मेरा बहुत साथ दिया है, चलो अब इसी से सफाई शुरू की जाए। वो पूरे कांच को पूरे ग्लास को बहुत अच्छी तरीके से साफ कर देता है और जैसे ही वो साफ करता है वैसे ही दुकान में 2-3 ग्राहक आते हैं और चीजें खरीद कर जाते हैं। उसे देखकर दुकानदार बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि चलो आओ हम दोनों बैठकर कहीं भोजन करते हैं। वो दुकान को बंद करता है और अच्छी जगह बैठकर भोजन करने लगता है। लड़का पूछता है जब मैंने आपसे पहले पूछा था तो आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? दुकानदार बोलता है क्रिस्टल सच में गंदे थे और इसके द्वारा हमारे दिमाग में जो गंदे विचार चल रहे थे ना उनकी भी सफाई हो गई, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? वो कहता है जब तुमने मेरी दुकान की सफाई की तभी 2-3 ग्राहक आए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा शगुन है, मैं तुम्हें दुकान पर रखना चाहता हूँ। वो क्रिस्टल दुकानदार के यहाँ काम करने लगता है और लगातार काम करते करते उस क्रिस्टल व्यापारी की दुकानदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो भी अच्छा मुनाफा कमाता है और सैंटियागो को भी अच्छे खासे पैसे देता है। फिर सैंटियागो सोचता है इतने में तो मेरी आराम से भेड़ें आ जाएंगी और मैं फिर से अपने
गडरिया वाली जिंदगी जी लूंगा। लेकिन उसको फिर उस बूढ़े बादशाह की बात याद आई, फिर उसे उस बूढ़े बादशाह की याद आई, अपने उस सपने की याद आई। वो सोचता है अगर मैंने अपना सपना पूरा नहीं किया तो ये जिंदगी भर मुझे खाएगा कि मेरे पास मौका था पर मैंने अपने सपने की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। उस दुकानदार का भी एक सपना होता है कि वो मक्का जाना चाहता है, अल्लाह के दर्शन करना चाहता है। वो सैंटियागो से बोलता है कि मेरा सपना है मक्का जाने का, मैं यहाँ से बहुत से लोगों को देखता हूँ जो मक्का जाते हैं इसी रास्ते से होते हुए। सैंटियागो बोलता है तो फिर आप चले क्यों नहीं जाते? अब तो दुकानदारी भी अच्छी हो रही है, आपके पास इतना पैसा भी है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। वो बोलता है कि अगर मैंने अपने सपने को पूरा कर लिया तो मैं अपनी जीने के मकसद ही भूल जाऊंगा। मैं डेली उस सपने के बारे में सोचता हूँ, अगर मेरा वो सपना पूरा हो गया तो मैं किस बारे में सोचूंगा। देखो दोस्तों, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो अपना सपना जिंदगी भर अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं, दूसरे वो जो अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर कर जाना चाहते हैं। ये तय आपको करना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा विकल्प चुनना है। अब सैंटियागो ये सोचता है कि वो उस दुकानदार की तरह बनकर नहीं रहना चाहता। वो अपने सपने को हर रोज मरते हुए नहीं देख सकता और वो तय करता है कि अब वो दोबारा अपने शहर नहीं लौटेगा और वो आगे रेगिस्तान में बढ़ेगा, पिरामिडों के पास जाएगा और खजाने की तलाश करेगा। वो उस दुकानदार से अलविदा लेता है और अपने आगे का सफर शुरू करता है। एक बड़ा सा काफिला उस रेगिस्तान में चलता है और आगे बढ़ता है। सभी अपने अपने ऊंट पर बैठे हुए होते हैं और हर किसी का एक सारथी होता है। वहीं पर एक उसे अंग्रेज मिलता है, वो भी अपने सपने की तलाश में जाना चाहता है। वो अंग्रेज बोलता है कि मैं किमियागर से मिलना चाहता हूँ। सैंटियागो बोलता है वो कौन होते हैं? तो वो बोलता है किमियागर वो होते हैं जो अपनी शक्ति से किसी भी धातु को सोने में बदल सकते हैं। धीरे धीरे वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं और वो अंग्रेज अब सैंटियागो का बहुत अच्छा दोस्त बन गया होता है। वो दोनों अपने सफर में एक दूसरे से बातें करते हैं और वो अपनी किमियागर की बातों के बारे में सैंटियागो को बताता है। एक दिन जब वो दोनों बात कर रहे होते तो सैंटियागो को समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है, पर वो समझ जाता है कि वो ये कहना चाहता है कि हर एक कड़ी किसी न किसी चीज से जुड़ी हुई है। पहले वो बादशाह से मिला, फिर वो अफ्रीका में गया, उस ठग से मिला, फिर उस क्रिस्टल व्यापारी से मिला जिसकी दुकान में उसने काम किया। और कहते भी हैं कि जब जब कोई अपनी नियति के पास पहुंचता है ना तो वो नियति उसको जिंदा रखने का एक कारण देती है। धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ता जाता है। उन्हें पता चलता है कि जंग छिड़ गई है। हर एक किले के बादशाह एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खून बहा रहे हैं, इसलिए उन्हें नखलिस्तान में रुकना पड़ता है। एक दिन अंग्रेज अपनी सारी किताब सैंटियागो को देता है और बोलता है कि इन किताबों को पढ़ना। जब वो सारी किताबों को पढ़ लेता है तब वो अंग्रेज को लौटाता है। तो वो अंग्रेज बहुत ही उत्साह में उससे पूछता है। वो बोलता है कि मैंने ये सीखा कि विश्व एक आत्मा है। जो इस बात को समझता है वो हर एक वस्तु की भाषा को आसानी से समझ सकता है। सैंटियागो बोलता है कि हर एक आदमी का ना सीखने का तरीका अपना ही होता है और ना मैं उसके तरीके से सीख सकता हूँ और ना वो मेरी तरीके से सीख सकता है। और एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, उन लोगों को कभी भी उस चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए जिन्हें मालूम है कि उनकी जरूरत क्या है और वो क्या चाहते हैं और उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है। और आपके पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसकी जरूरत दूसरों को होती है। और यही बात वास्तव में ये बताती है कि सब कुछ एक ही हाथ ने लिखा है जिसका नाम है ईश्वर। जब तुम पूरे दिल से कोई चीज चाहते हो ना तभी तुम उस पर विश्वास करते हो और उसके नजदीक पहुंच पाते हो। और यही शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता जा रहा था और उसी तरह वो कारवा भी और नखलिस्तान में सैकड़ों लोग और उनके जानवर वहाँ पर पहुँच चुके थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी हमला नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पर हजारों लोग रहते थे और वो उन लोगों की सेवा करते थे जो इतना बड़ा लंबा सफर तय करके आते थे। अब लड़ाई की वजह से वो वहाँ से आगे तो नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए उन्हें थोड़ी दिनों के लिए नखलिस्तान में रहना पड़ रहा था। और कबीले वाला बोलता है कि अब यहाँ पर हम जब तक ठहरेंगे जब तक लड़ाई समाप्त नहीं हो जाती, और जिसके पास भी कोई भी हथियार हो यहाँ के सरदार को जमा कर दे। उस अंग्रेज ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और रख दी। लड़के ने पूछा ये रिवॉल्वर क्यों? वो बोलता है ये मेरी सुरक्षा के लिए है। जैसे जैसे वो रास्ता तय कर रहा था वैसे वैसे वह अपने सपने के करीब पहुँचता जा रहा था और उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। और अपने सपने को
पूरा करने की चाहत में वो बड़ी शिद्दत से और लगन से वो हर एक इम्तिहान दे रहा था। इसीलिए ना तो वो ज्यादा बेसब्रा हो सकता था और ना ही ज्यादा उतावला हो सकता था। अब तक वो शगनों को दुनिया की एक वस्तु मानता था, जैसे खाना पीना, नौकरी, ये सारी चीजें, और वो उन शगनों की वजह से ही आज वहाँ पर पहुँच पाया है। उसने शगनों को पढ़ना सीख लिया था, वो भाषा सीख ली थी जो सभी भाषाओं में सबसे अलग होती है। वहीं पर वे अंग्रेज बहुत ज्यादा उतावला हो रहा था किमियागर से मिलने के लिए। उसने सैंटियागो को अपने पास बुलाया और उसने बोला, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी किमियागर को ढूंढने के लिए। वो आते जाते हर किसी से पूछ रहे थे कि उन्होंने ऐसा आदमी देखा है जो हर एक बीमारी का इलाज करता हो, एक ओझा हो, और किसी के पास कोई भी सटीक जवाब नहीं था। वहीं पर सैंटियागो की मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज से हुई, जो कि उसके लिए खजाने से भी बढ़कर थी। उसका नाम था फातिमा। उसको देखते ही उसे ऐसा लग रहा था कि ये वक्त ठहर गया है। वो उसकी काली काली आंखों में खो गया था। होठ जो उसके मुस्कुरा रहे थे, उसे देखकर सैंटियागो को लगा कि उसने तो अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। इतनी खूबसूरत औरत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसे उससे प्यार होने लगा था। वो उसको देखकर पूरी तरीके से खो गया था। तभी अंग्रेज ने इशारा किया कि पूछो इससे। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम फातिमा है। सैंटियागो ने कहा, मेरे यहाँ पर भी फातिमा के नाम की बहुत सारी औरतें हैं। फिर अंग्रेज ने इशारा किया। उसने पूछा, क्या तुमने ऐसे इंसान को देखा है जो कि हर किसी बीमारी का इलाज करता है, एक ओझा? तब उसने बताया कि वो उस पहाड़ के पीछे मिलेगा, पर इसके बारे में किसी से मत कहना। अंग्रेज अपनी सपने की तलाश में निकल गया और वो वहाँ पर जाकर उस पहाड़ के पीछे बताई गई कुटिया के अंदर चला गया। लड़का रोज फातिमा से मिलने लगा और इस नकलिस्तान में लगभग उसको 1 महीना हो गया। फिर एक दिन वो फातिमा से बोलता है, लड़ाई कब तक चलेगी पता नहीं, इसीलिए मैं अपना सफर शुरू नहीं कर सकता। पता नहीं कितने सालों तक चले, शायद जिंदगी भर तक चले। ये लड़ाई बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है। ये लड़ाई तो सिर्फ इसलिए है कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है, और जब ऐसी लड़ाइयाँ होती है ना तो वो बहुत दिनों तक चलती हैं। फातिमा को पता था कि सैंटियागो उससे बहुत प्यार करता है। तब वो बोलती है, मैं भी न जाने कब इस नकलिस्तान में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और अब मैं समझ गई हूँ कि तुम ही वो हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा सपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं उस सपने के बीच में नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं एक रेगिस्तान की औरत हूँ और हमने देखा है कि हम अपने मर्दों को विदा करते हैं और उनका उम्र भर इंतजार करते हैं कि वो आएंगे और हमारे साथ रहेंगे। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी जिंदगी भर, लेकिन तुम मेरी वजह से अपना सपना मत छोड़ो, क्योंकि सच्चे प्यार का मतलब यही होता है कि वह अपने साथी के सपने साकार करने में उसकी मदद करे। क्योंकि जो प्यार होता है वो आजादी देता है, बंदगी नहीं। और जब हमको प्यार होता है ना, तभी हम हर चीज का अर्थ बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। फातिमा की बात सुनकर सैंटियागो की आंखें जल उठी। उसे लगा वो फातिमा को कस के गले लगा ले, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था, और उसने तय कर लिया कि वो फातिमा के लिए जरूर लौटेगा। और फातिमा ने भी ये कह दिया कि वो जिंदगी भर उसका इंतजार करेगी। फिर से उस चांदनी भरी रात में लेटा हुआ था और आसमान की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि बहुत सारे बाज ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं। तभी अचानक से एक बाज ने दूसरे बाज पर हमला कर दिया। वो ये समझ नहीं पाया ये क्यों हो रहा है, पर वो समझ गया कि शायद इस नकलिस्तान पर हमला होने वाला है, क्योंकि उसको शगनों को पहचानने की बहुत अच्छी समझ थी। फिर वो उस कबीले वाले के पास जाता है, उसको सारी चीजें बताता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है यहाँ पर सच में हमला होने वाला है? वो बोलता है, मैं जितना शगनों को पढ़ता हूँ, जितना शगनों को जानता हूँ, उस हिसाब से यहाँ पर हमला जरूर होगा। वो बोलता है, उसके लिए तुम्हें यहाँ के बादशाह से मिलना होगा, उनको ये सारी बातें बतानी होंगी, तभी वो इस पर यकीन कर कल तैयारी कर सकते हैं। वो बादशाह के तंबू के पास जाता है। वहाँ पहरेदार से कहता है कि उसको बादशाह से मिलना है, युद्ध के बारे में कुछ विशेष बात करनी है। वो बादशाह बाहर निकल कर आता है और कहता है कि बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी तुमको अंदर बुलाता हूँ। कुछ ही देर बाद वो लड़के को अंदर बुलाता है। वो अंदर जाता है और बादशाह को वो सारी बातें बताता है जो भी उसने देखा। वहाँ पर बैठे हर कोई उस पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम इसकी बात पर कैसे विश्वास कर सकते हो। बट एक बूढ़ा आदमी जो कि बिल्कुल नहीं हंस रहा होता है, वो उसको देखता है और मन ही मन में मुस्कुराता है। सैंटियागो समझ जाता है कि वो इस बात से नाराज नहीं और शायद उसका पक्ष ले
चले। तब वो बोलता है, सारे बादशाह शांत हो जाते हैं। वो बोलता है कि अगर ये थोड़ा सा भी गलत हुआ ना तो तुम्हें अगले दिन हम मौत की सजा सुना देंगे। सैंटियागो ने बोला, जैसी आपकी मर्जी। उसने सोचा जो होगा मेरे साथ आज ही होगा। अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं भविष्य की चिंता क्यों करूं? मैं आज को अभी को क्यों खराब करूं? फिर वहाँ से निकलते वक्त घोड़े पर कोई तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके कंधे पर बाज बैठा हुआ है। उसने अपनी तलवार निकाली और सैंटियागो की गर्दन पर रख दी। उसने बोला, तुम्हें शगनों को पढ़ना कैसे आता है? तुमने कैसे बताया कि कल हमला होने वाला है? वह बोलता है, मैं शगनों को पढ़ना जानता हूँ और मुझे पता है कि उनको कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि ये भाषा मैंने खुद सीखी है। मैं अपनी नियति का पीछा कर रहा हूँ। खैर छोड़ो, तुम ये बात नहीं समझोगे। उस अजनबी ने तलवार को म्यान में रख लिया और उसने बोला, मुझे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं तो तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा ले रहा था कि तुम कितने समय तक यहाँ पर टिके रह सकते हो। फिर वो अजनबी कहता है कि इतनी दूर आकर ना तुम अपनी कोशिश मत छोड़ना और तुम्हारे मन में रेगिस्तान के लिए प्यार होना चाहिए और उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि जो रेगिस्तान है ना वो हर किसी की परीक्षा लेता है। कोई उस परीक्षा में सफल होता है और कोई हार कर बैठ जाता है। और उसकी ये सारी बातें सुनकर उसको बूढ़े बादशाह की याद आ गई। फिर वो अजनबी बोलता है कि अगर यहाँ पर लड़ाकू योद्धा आ जाएं और कल तक तुम अगर सलामत रहो ना तो मुझे ढूंढते हुए जरूर आना। और वो घोड़े पर बैठ के चलने लगा। तब लड़के ने पूछा, लेकिन कहाँ? तो उसने दक्षिण की ओर इशारा किया और वो वहाँ से गायब हो गया। अगले ही दिन देखा कि नखलिस्तान के चारों तरफ बहुत बड़ी सेना आगे बढ़ रही थी। उन लोगों को पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर ली। ये बात देखकर बादशाह बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने सैंटियागो को 50 सोने की मोहरें दी और वहाँ का उसको सलाहकार भी बना दिया। अब सैंटियागो चाहता तो फातिमा के साथ आराम से अपनी जिंदगी को बिता सकता था, क्योंकि लड़ाई अभी भी जारी थी और वो रेगिस्तान में सफर नहीं कर सकता था। लेकिन उसे याद आया कि उसका सपना अभी भी अधूरा है, उसका सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ है और फातिमा ने भी तो बोला है कि उसको सबसे पहले अपना सपना पूरा करना चाहिए। अजनबी को ढूंढते ढूंढते वो दक्षिण दिशा में चला जाता है। लड़का वहाँ पहुँच गया। लड़के ने बोला, मैं आ गया हूँ। किमियागर ने बोला कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, शायद तुम्हारी नियति यहाँ पर तुम्हें लेकर आ गई है। वो बोलता है कि कबीले की जो आसपास लड़ाई चल रही है ना, उसकी वजह से रेगिस्तान को पार करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। किमियागर अपने घोड़े से उतरा, अपने खेमे की तरफ इशारा किया कि अंदर आओ। जब वो अंदर गया तब उसने देखा कि हर तरफ किमियागर वाले ही सामान रखे हुए थे, भट्टी रखी हुई थी, नए नए पदार्थ रखे हुए थे। तब उसको समझ में आया कि जो अंग्रेज ढूंढ रहा था असल में यही वो किमियागर हैं। फिर वो किमियागर से बोलता है, ये मेरी नियति नहीं है, ये उस अंग्रेज की नियति है, वो आपसे मिलना चाहता था। किमियागर बोलता है कि वो अपनी नियति की तरफ आके बढ़ चुका है। मैं तुम्हारी नियति का तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, लेकिन खजाना तो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। वो बोलता है, जब भी कोई व्यक्ति वाकई में किसी वस्तु को पाने की कोशिश करता है ना तो पूरी दुनिया उसकी मदद करती है। और उसकी ये बात सुनकर फिर से उसको उस बूढ़े बादशाह की याद आ जाती है। किमियागर सैंटियागो को शराब देता है और वो पीता है। तो वो बोलता है कि उसने अब तक जितनी भी शराब पी है ना उसमें से ये सबसे बेहतर है। किमियागर कहता है, जो हमारे मुंह के अंदर जाता है ना वो बुरा नहीं होता, लेकिन जो हमारे मुंह से बाहर निकलता है ना वो बुरा होता है। वो बोलता है, आज पियो और आनंद लो, कल सुबह हम जल्दी निकलेंगे। और वो उससे बोलता है कि एक काम करो, तुम अपना ये ऊँट ना बेचकर एक घोड़ा ले लो, क्योंकि हमारे आगे के रास्ते के लिए घोड़ा सही रहेगा। अगले दिन वो दोनों सुबह जल्दी उठे और अपने सफर के लिए निकल पड़े। तब किमियागर ने कहा, तुम्हें इस रेगिस्तान में जीवन ढूंढना है। लड़के ने बोला, मुझे मालूम नहीं यहाँ कैसे जीवन मिलेगा, मुझे नहीं पता यहाँ मैं रेगिस्तान में जीवन कैसे ढूंढूं। किमियागर कहता है, जीवन ही जीवन को आकर्षित करता है। आगे बढ़ते बढ़ते लड़के को फिर से फातिमा की याद आने लगती है। वो किमियागर से ये कहता है, मेरे पास सब कुछ तो है, मेरे पास मेरा खुद का घोड़ा है, ऊँट है और ये सोने के सिक्के भी हैं। और मेरे प्रदेश में अगर किसी के पास इतना होता है तो वो रईस माना जाता है। मैं अपनी जिंदगी आराम से फातिमा के साथ गुजार सकता हूँ। तब किमियागर कहता है कि पहले साल तो तुम अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से गुजारोगे। बादशाह भी तुमसे शगनों के कारण तरह तरह की सलाह लेगा और उसकी मदद से हर एक जीत को अपनाएगा। दूसरी साल तुम आराम से अपनी जिंदगी बिताओगे, पर जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा शगुन भी तुम्हारा साथ देना छोड़ जाएंगे, क्योंकि शगनों ने तुम्हारा साथ तुम्हारी नियति पाने के लिए दिया है। और जब तुम ये धीरे धीरे सब कुछ भूल जाओगे तो फिर तुम क्या करोगे? हर रोज तुम्हें तुम्हारा सपना याद दिलाएगा। ना तुम खुश रह पाओगे और ना ही तुम फातिमा को खुश कर पाओगे, क्योंकि जब सपने पूरे नहीं
नहीं होते ना, उसका दर्द हमें जिंदगी भर सोने नहीं देता। वो बोलता है तुम्हें समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो प्यार होता है ना, वो कभी भी अपनी नियति तलाश करने में किसी को नहीं रोकता। अगर वो व्यक्ति अपनी तलाश छोड़ देता है ना, तो समझ जाना कि उसका प्यार सच्चा नहीं है। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और वो वहाँ रुकता है और फातिमा से एक बार मिलने की कोशिश करता है। वो एक खेमे में जाता है और एक लड़के को मोहरे देता है और बोलता है कि और फातिमा के खेमे में जाकर उससे बोलना कि मुझे उससे मिलना है। और वो लड़का फातिमा को ये संदेश दे देता है और जब वो लौटता है तो फिर से सैंटियागो उसको मोहरे देता है। वो देखता है कि फातिमा उससे मिलने आ रही है। हालांकि ये सब वहाँ के रिवाजों के बिल्कुल खिलाफ होता है। वो दोनों खजूर के पेड़ के पास बैठ जाते हैं। वो कहता है मैं जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये हमेशा याद रहे कि मैं वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए फातिमा बोलती है तुम आगे कुछ मत कहो। अगर किसी से प्यार किया जाता है ना, तो बस इसलिए कि उससे प्यार है, और प्यार करने के लिए ना कभी भी किसी कारण की जरूरत नहीं होती। और वो बोलती है जैसे बाकी औरतें अपने शौहरों का इंतजार करती हैं ना, मैं भी इस रेगिस्तान में तुम्हारा इंतजार करूंगी हमेशा, और मुझे पता है कि तुम जरूर लौट कर आओगे, मेरे लिए आओगे। और एंड टाइम पे वो बोलती है मैं रेगिस्तान में रहने वाली औरत हूँ, पर हूँ तो एक औरत ही, अपना मुंह छुपाकर, और रोने लग जाती है। फातिमा अपने खेमे में चली जाती है, सैंटियागो से अलविदा करती है और फातिमा कहती है कि आज के बाद मेरे लिए रेगिस्तान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और मैं हर रोज उसे देखा करूंगी और अपने प्यार का पैगाम इन हवाओं के जरिए सैंटियागो तक जरूर पहुंचाया करूंगी। किमियागर की बात को समझते हुए और फातिमा के जज्बातों को समझते हुए सैंटियागो आगे बढ़ने का फैसला करता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वो अपना सफर तय करते गए। 7 दिन हो चुके थे तब किमियागर बोलता है तुम्हारा सफर लगभग समाप्ति होने वाला है और उसके लिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। तुम अपनी नियति को अब जल्दी ही हासिल करने वाले हो। सैंटियागो बोलता है कि मैंने सोचा था कि आप भी मुझे बहुत सी चीजें बताओगे, पर आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया। उस अंग्रेज के पास तो बहुत सारी किमियागर की किताबें थी जिसको मैंने पढ़ा था, पर उनको कभी मैं समझ नहीं पाया। तब किमियागर बोलता है कुछ भी सीखने का एक ही तरीका है, वो है हमारा कर्म। लड़का कहता है किमियागर तो किसी भी धातु से आराम से सोना बना सकते हैं, पर कुछ लोग इसमें सफल होते हैं और कुछ असफल क्यों होते हैं। तब किमियागर ये बोलता है कि वो लोग सिर्फ सोना बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी नियति को नहीं पहचान पाते, इसीलिए वो विफल हो जाते हैं। लड़का किमियागर से ये पूछता है कि मैं अपने आप को रेगिस्तान में किस तरीके से तलीन करूं। तब किमियागर बोलता है हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम है। वो लड़का पूछता है अच्छा फिर आप ये बताइए कि हमें अपने दिल की बात क्यों सुननी चाहिए। तब किमियागर बोलता है जहाँ तुम्हारा दिल है ना, वहीं पर तुम्हारा खजाना मिलेगा। वो लड़का बोलता है मेरा दिल तो बहुत ज्यादा उत्तेजित है, बात बात पर भावुक हो जाता है और रेगिस्तान की एक नव युवती पर तो आकर्षित होकर रह गया और न जाने मुझसे क्या क्या पूछता रहता है। पूरी रातें गुजर जाती हैं, वो बस बोलता ही रहता है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसको किस तरीके से जवाब दूं। किमियागर बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तुम्हारा दिल अभी भी जिंदा है और सुनते रहो कि वो तुमसे क्या क्या कहता है। अगले दिन किमियागर पूछता है क्या तुम्हें अपने दिल से जवाब मिला। सैंटियागो बोलता है मेरा दिल बहुत डरपोक है, वो डरता है कहीं सपना साकार नहीं हुआ तो जो भी उसके पास था कहीं वो सब कुछ ना खो बैठे। अब वो मेरे से ऐसी बातें करता है तो आप ही बताइए मैं अपने दिल की क्यों सुनूं। किमियागर बोलता है तुम उसको खामोश नहीं कर सकते, चाहे तुम कितना भी दिखावा क्यों ना करो, तुम उसकी बातें नहीं सुनने और तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम जो भी इस दुनिया के बारे में सोचोगे तुम्हारे दिल को सब कुछ पता होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते, शगुनों को पहचानते हुए सैंटियागो अब बहुत अच्छी तरह अपने दिल की बात को सुनने लगा था और उसका दिल और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते थे। अब उसको पता था कि उसका दिल क्या चाहता था और उसको रेगिस्तान के हर एक शगुन का अनुमान था कि कब क्या होने वाला है। जब भी वो रेगिस्तान से गुजरते तब उनको नई नई जगह पर पहरेदार मिल जाते जो उनको रोक लेते थे, पर वो किसी भी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर उन्हें एक दिन पाया एक घुड़सवार उनके सामने खड़ा है। देखते ही देखते वो 100 हो गए, देखते ही देखते वो 200 हो गए और उन दोनों को बंदी बनाकर अपने बादशाह के पास ले गए। उस सेनापति ने बोला बादशाह ये वही खबरी है जो उस किले में खड़े हुए थे और उन लोगों से बात कर रहे थे, ये यहाँ पे जासूसी करने आए हैं। किमियागर बोलता है ऐसा नहीं है, हम तो आम आदमी हैं, मैं तो एक किमियागर हूँ जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता हूँ। वहाँ पर सभी लोग बैठे हंसने लगे, उन लोगों के झोलों की तलाशी करने लगे। तब सैंटियागो के पास 50 सोने की मोहरें देखकर
उसको जब्त कर लिया गया। तब किमियागर ने कहा, ये लड़का खुद को हवा में तब्दील कर सकता है, इसको वो कला आती है, ये वो सारे शगनों को पहचान लेता है और इसके शगनों के बदौलत ही नखलिस्तान के बादशाह उस लड़ाई को जीत सके और उसी के इनाम में उसको ये मोहरे मिली हैं। वहाँ पर सब हंसने लगे। वो बादशाह अल्लाह पर विश्वास रखता था, इसलिए उसने सैंटियागो और किमियागर को 3 दिन की मोहलत दे दी। उसने बोला 3 दिन के अंदर इस लड़के ने अगर खुद को हवा में तब्दील नहीं किया तो उसको मौत की सजा सुना दी जाएगी। अब वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो गया। पहला दिन बीत गया। उसने किमियागर से बोला, मैं कैसे खुद को हवा में तब्दील कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ शक्लों को पहचानता हूँ, ये बिल्कुल नामुमकिन है। तब किमियागर ने बोला, अपने दिल से पूछो। उसने बोला, मेरा दिल कुछ भी जवाब नहीं दे रहा है। इसी तरह दूसरा दिन उसने एक चट्टानों पर बैठकर बिताया। वो रेगिस्तान की रेतों को देख रहा था, वो हवाओं को महसूस कर रहा था, उस सूरज को महसूस कर रहा था जो तेजी से उसके ऊपर पड़ रहा था। दूसरा दिन भी बीत गया। अब था तीसरा दिन और हर कोई ये देखना चाहता था कि वो खुद को किस तरीके से हवा में तब्दील करने वाला है। तीसरे दिन सभी लोग वहाँ पर जमा हो गए और लड़का बस उसी क्षितिज पे खड़ा था जो दूसरे दिन वो वहाँ पर बैठा हर चीजों को देख रहा था। वो देखता है कि इस रेगिस्तान में उसने क्या कुछ नहीं देखा। इतना लंबा सफर तय कर आया। नखलिस्तान देखा जहाँ पर 50,000 खजूर के पेड़ थे और 300 कुएं भी थे। इतनी सारी चीजें उसने देखी हैं। फिर रेगिस्तान उससे पूछता है, आज तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलता है, कल तुमने अपना पूरा दिन मुझे देखते हुए बताया था। सैंटियागो बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे हवा में तब्दील होना है। रेगिस्तान बोलता है, तुम मेरे सवाल का जवाब दो, प्यार क्या होता है? वो बोलता है, प्यार वही है तुम्हारे रेत के कड़ों के ऊपर जब बाज उड़ता है, तुम उसके लिए खाना इकट्ठा करते हो और वो झट से आकर तुम्हारे कंकड़ों में चोंच डालकर वो खाना ले जाता है। तुम उससे प्यार करते हो तभी तो उसके लिए ये सब करते हो। तो रेगिस्तान बोलता है कि मैं इतनी मुश्किलों से उसके लिए खाना जमा करता हूँ, मेरे कंकड़ों को मेरे ऊपर मार कर आराम से खाना ले जाता है और मैं यहाँ इतने प्यार से उसके शिकार की देखभाल करता हूँ। सैंटियागो बोलता है कि यही तो प्रगति का नियम है। तुम शिकार इसीलिए तो पैदा करते हो ताकि कोई और उसका सेवन कर सके। जैसे मान लो तुम बाज को पोषित करते हो और बाज आदमी को पोषित करता है और ये इसी तरीके से प्रक्रिया चलती आती है। यही तो प्यार है। शिकार बाज बन जाता है, बाज आदमी बन जाता है और आदमी रेगिस्तान बन जाता है। रेगिस्तान बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम हवा से क्यों नहीं मदद लेते? वो तुम्हारी मदद करेगी तुम्हें हवा बनने में। और हवा तो वैसे भी सारी बात सुन रही थी क्योंकि हवा तो हर जगह मौजूद है। कहीं भी चले जाओ वो आपकी हर एक बात को सुनती है, समझती है क्योंकि वो हर जगह है। फिर लड़के ने हवा से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? एक दिन तो मेरी प्रेमिका की आवाज मुझ तक लेकर आई थी। उसने हवा से कहा, क्या तुम मुझे हवा में बदल सकती हो? तब वो हवा बोलती है, तुम हवा में कैसे बदल सकते हो? हम दोनों अलग अलग चीजें हैं। हवा बोलती है, ये सब मैं नहीं कर सकती और मैंने तुम्हारी और किमियागर की दोनों की बातें बखूबी सुनी है और उसने ही तो कहा था, हर किसी इंसान की एक अपनी ही नियति होती है और उसी नियति के लिए वो काम करता है और मैं तुम्हें हवा में कैसे बदल सकती हूँ? और हवा सैंटियागो की कुछ बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और वो तेजी से बहने लगती है और वहाँ पर लगे जितने भी खेमे हवा में बहुत बुरी तरह उड़ने लगते हैं। फिर वो कहती है, एक काम करो, तुम सूरज से क्यों नहीं मदद लेते? वो तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। वो सूरज से बोलता है, मुझे हवा ने बताया कि तुम प्यार के बारे में जानते हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें तो दुनिया की रूह के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ पता होगा क्योंकि वही तो प्यार होता है। सूरज बोलता है, मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से मैं आराम से दुनिया की रूह को देख सकता हूँ। वो मेरी रूह से बातें करती है और हम दोनों मिलकर पेड़ उगाते हैं, ऊर्जा देते हैं और उन सभी लोगों का पालन पोषण करते हैं मिलकर। और वो बोलता है, मैं धरती से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अगर मैं धरती के बहुत ज्यादा करीब आ गया ना तो मुझे पता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं दूर से ही उससे प्यार कर सकता हूँ। लड़का बोलता है कि आप बुद्धिमान हो क्योंकि आप हर एक चीज को दूरी से देखते हो मगर आपको प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। सैंटियागो बोलता है कि हर एक वस्तु की अपनी ही नियति होती है और वो अपनी नियति के अनुसार ही कार्य करती है। जब तक आप उसकी चीजों में बदलाव नहीं करोगे तब तक वो अपनी नियति को कैसे पा सकती है। और अच्छे परिवर्तन ही जिंदगी में हमें हमेशा काम आते हैं और हमें हमेशा वक्त के साथ अपने अंदर परिवर्तन करते रहना
रहने चाहिए। ये बात सुनकर सूरज को बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और वो और ज्यादा अपना प्रकाश फैलाने लगे और यह देखकर हवा भी बहुत तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि जैसे वहाँ पे भूमंडल आ रहा था। और वहाँ आसपास जितने भी लोग ये देखने के लिए खड़े थे कि वो लड़का अपने आप को हवा में कैसे बदलेगा, वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हर एक तंबू उड़े जा रहे थे, किसी को भी इस धूल में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे जब ये सब कुछ शांत हो गया तब देखा कि वहाँ पर तो सैंटियागो खड़ा है ही नहीं, कोई भी लड़का वहाँ पर है ही नहीं। वो जिस पत्थर पे खड़ा था वो वहाँ था ही नहीं, वो दूसरे पत्थर पर मिला। यह देखकर बादशाह ने यह समझ लिया कि ये अल्लाह का कोई इशारा ही है, वो शकुनों को बहुत अच्छे से समझ सकता है, इसलिए उसने उसको रिहा कर दिया और वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। किमियागर और सैंटियागो वहाँ से निकल पड़े और अपनी यात्रा शुरू करने लगे। फिर किमियागर और सैंटियागो उस घर में रुके। वहाँ पर किमियागर ने एक बर्तन में कांच का पूरा शीशा डाल दिया और अपनी पोटली से अजीब से दिखने वाले धातु को उसमें डाल दिया और धीरे धीरे वो दोनों चीजें पिघलने लगी और पिघल कर एकदम लाल हो गई। फिर किमियागर ने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया और जब वो ठंडा हुई तब उसने देखा कि वो सोने में बदल चुकी है। ये देखकर सैंटियागो एकदम दंग रह गया। किमियागर ने उस सोने के 4 टुकड़े किए और एक टुकड़ा उस आदमी को दिया जिसके घर में वो रहने गए थे और उसको धन्यवाद कहा। उस आदमी ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। किमियागर ने कहा तुम इतने मन से लोगों की सेवा करते हो, उसका तोहफा समझ के रख लो। दूसरा हिस्सा उसने सैंटियागो को दिया और उसने कहा कि तुम इसको रख लो और शायद यही तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाएगा। और एक हिस्सा उसने खुद रख लिया। उसने कहा मैं जगह जगह पर जाता हूँ, जगह जगह पर अलग अलग चीजें करता हूँ, तो मुझे इसकी जरूरत है। और चौथा हिस्सा फिर से उसने उस आदमी को दे दिया और कहा जब सैंटियागो को इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ पर लेने जरूर आएगा। सैंटियागो ने कहा मैं तो अपने खजाने से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर हूँ और मुझे मेरा खजाना मिल जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पर इसे लेने क्यों आऊँगा। तब किमियागर ने कहा शायद तुम्हारी नियति यहाँ पर तुम्हें लेकर आएगी। अब किमियागर ने सैंटियागो से अलविदा ली और उस लड़के से भी, और सैंटियागो अपने सफर पर निकल पड़ा। अब उसका सपना साकार होने वाला था, वो पिरामिडों तक पहुँचने वाला था। सिर्फ 4 घंटे का सफर था। वो वहाँ पर पहुँच गया। उसने देखा चारों तरफ सिर्फ धूल के कण ही दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं। उसने देखा यहाँ पर पिरामिड हैं। उसने अपने दिल से पूछा कि मुझे खजाना कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके दिल ही उसको इसका जवाब दे सकता है। फिर उसके दिल ने कहा जहाँ तुम्हारे आंसू छलकेंगे वहीं पर तुम्हारा खजाना होगा। वो वहाँ बैठकर अपनी सारी बीते पलों को याद करने लगा कि वो किस तरीके से अपने घर पर था। उसकी मुलाकात एक बूढ़े बादशाह से हुई और उस हेरा फेरी करने वाले लड़के से भी हुई। उसने क्रिस्टल व्यापारी की दुकान में काम भी किया और नकलिस्तान में बादशाह को लड़ाई से बचाया। फातिमा से मुलाकात हुई। इन सारी बातों को याद करके उसकी आंखें झलक आईं, उसके आंसू गिरने लगे और उसने वहीं पर खोदना शुरू कर दिया। वो जितना रेगिस्तान को खोद, हवा के झोंके उस गड्ढे को और ज्यादा भर देते। वो खोदता जाता और हवा के झोंके इसको भरते जाते। वहीं पर 2 आदमी आए और पीछे खड़े हो गए। सैंटियागो ने नहीं देख पा रहा था कि ये कौन है। उसने बोला कि ये लड़के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसने बोला मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उन दोनों आदमियों ने उसके थैले में देखा तो उनको सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा मिला जो कि किमियागर ने उसको दिया था। अरे ये तो सोना है, इसका मतलब इसके पास और भी सोना होगा, इसीलिए ये गड्ढा खोद रहा है। उन दोनों आदमियों ने सैंटियागो को बहुत मारा। फिर उसे किमियागर की एक बात याद आई, जब जान ही नहीं रहेगी तो धन का क्या करोगे। तब उसने बताया कि मैं यहाँ पर खजाना ढूंढ रहा हूँ। उन लोगों ने भी खोदना शुरू कर दिया। उन्हें भी वहाँ कुछ नहीं मिला। उसने कहा इसके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोल रहा है, ये सोने का भी टुकड़ा इसने कहीं ना कहीं से चुराया हो। और वो दोनों सैंटियागो का टुकड़ा चुराकर वहाँ से चले गए। और जाते जाते वो आदमी उससे कहकर गया कि उसने भी एक ऐसा सपना देखा था कि कोई इसको बगीचों में पेड़ों के पास खजाने के लिए ले जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हारी तरह इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि खजाने के लिए इतनी दूर तक पिरामिडों में तक आ जाऊँ और यहाँ पर खुदाई शुरू कर दूँ। फिर उसको याद आया जिस पेड़ के बारे में और जिस जगह के बारे में बात कर रहा था वो तो वही जगह थी। उसको याद आता है कि वो खजाना कहाँ है। और वैसे भी क्रिस्टल व्यापारी ने बोला था कि पिरामिड तो कोई भी अपने घर के पीछे आराम से बना सकता है। फिर वो वहाँ फिर से लौट कर जाता है जहाँ किमियागर ने उस आदमी को 2 सोने के टुकड़े दिए थे। उसने कहा मुझे पता था तुम यहाँ वापस जरूर लौट कर आओगे। तब सैंटियागो कहता है तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा, तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम पिरामिड को कैसे देख पाते, तुम्हें ही तो उन्हें देखने का शौक था। और वो वहाँ पर खुदाई करता है तो उसको बहुत सारा वहाँ पर खजाना दबा हुआ मिलता है जो शायद किसी
किसी ने छुपा कर वहाँ रखा था। वो अपनी थैली से उदीन और मुतीन निकालता है और उन खजाने के साथ उसको रख देता है, क्योंकि वो भी तो उसके लिए खजाना ही होता है जो उसकी इस सफर में बहुत ज्यादा मदद करता है। तब वो लड़का सोचता है कि जिंदगी उन लोगों के लिए सच में बहुत ज्यादा उदार होती है जो अपनी नियति को खोजते हैं। और फिर उसे याद आता है कि उसको वापस तरीफा जाना होगा और जिप्सी औरत को भी इस खजाने का 10% देना होगा। सैंटियागो ने अपने इस सफर से बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ जाना था और अपने वादे के अनुसार वो उस औरत के पास भी जाएगा जो औरत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है, फातिमा। और वो बोलता है, फातिमा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सो ये थी गाइस स्टोरी। शायद सैंटियागो के सफर से आपको भी कुछ चीजें क्लियर हुई हो कि हमारी जिंदगी में हमें अपने दिल से और हमें अपने सपनों से इतना प्यार होना चाहिए कि हम उनको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सके। और दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, अगर सपना सच्चा है ना और दिल से आप उसको पूरा करना चाहते हो ना, तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। सो कैसी लगी आपको स्टोरी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।